हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र एक बार फिर आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो कि हमारे जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। सुरक्षा चुनौतियाँ और सीमा क्षेत्रों का प्रबंधन, विभिन्न सुरक्षा बलों की एजेंसियाँ, उनके अधिदेश, ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। ठीक है, क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ क्या है कि अभी हाल में भारत की चाइना के साथ तनाव बढ़े हुए हैं। इसी तनाव के चलते गोलन घाटी में क्या हुआ कि सैनिक झड़प हुई, जिसमें कई सैनिक शहीद हो गए हैं। ठीक है, और हालांकि इसमें लगातार शांति वार्ता भी चल रही हैं, क्योंकि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। यही इसकी सॉफ्ट पॉलिसी का नतीजा है। लेकिन विशाल भारतीय प्रायद्वीप इसके चारों ओर फैली द्वीपीय श्रृंखला की सामरिक स्थिति के कारण ये क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90% मात्रा में और 70% मूल्य के आधार पर समुद्री मार्ग से संचालित होता था। भारत की सुरक्षा रणनीति में समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अवयव है। कि भारत क्या क्या है कि भारत एक की जो व्यापार से संबंधित है, समुद्री व्यापार मेनली, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र से बहुत बड़ा व्यापार होता है, चाहे वो दक्षिण पूर्वी एशिया में हो या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया से यूरोप के लिए हो। ठीक है, तो इसका समुद्री इतिहास भी बहुत ही रोचक रहा है हमारा, जिसका सर्वप्रथम ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। और हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो था एशियन काल में, तो वो भी इंडोनेशिया वगैरह, या फिर कहीं इंडोनेशिया में तो यहाँ तक कि सबसे बड़ी बौद्ध मंदिर है विश्व का, तो यहाँ से फैला। और समुद्र के रास्ते बल्कि स्थलीय मार्ग से भी गया है। लेकिन हम यहाँ पर समुद्र की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यों आवश्यकता समुद्री सुरक्षा की? समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए क्योंकि भारत एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है, जो कि पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय शब्द आया है यहाँ। प्रायद्वीप का मतलब होता है कोई स्थलखंड अगर 3 ओर से जल द्वारा घिरा हो, ये तो हम क्या कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और जो देश होता है उसे प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। इसलिए भारत क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत की अपनी जलीय सीमा किन किन देशों से जानती है, जो कि हम लोग जानते ही हैं। पाकिस्तान हो, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है। ठीक है, उत्तर में स्थित पाकिस्तान से सीमा पर आतंकवाद की लगातार गतिविधियां, अन्य सैनिक क्षमता जैसी प्राप्ति और परंपरागत संघर्ष से परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में घोषित उद्देश्यों के कारण उतार चढ़ाव वाले संबंध बने हुए हैं। बस 2016 में पाकिस्तान ने समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ करने का नाकाम प्रयास किया था। ठीक है, और भारत की विभिन्न देशों के साथ लंबी जलीय सीमा से कई प्रकार की सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इन चुनौतियों से संबंधित समुद्री द्वीपों, निर्जन स्थानों में हथियार तथा गोला बारूद रखना, राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा उन स्थानों का प्रयोग देश में घुसपैठ करने या यहाँ से भागने के लिए अपतटीय समुद्री द्वीपों का प्रयोग, आपराधिक क्रियाकलापों के लिए करना, समुद्री मार्ग से तस्करी करना आदि शामिल हैं। तो यहाँ पर हमें ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि कौन कौन सी चीज़ है जिस पर ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, एक बार और हम अच्छे ध्यान से देख लेते हैं इनके बारे में। जैसे कि जाना कि इन चुनौतियों में समुद्री द्वीप निर्जन स्थानों में, जैसे कि समुद्री द्वीप के जो निर्जन स्थान होते हैं वहाँ पर हथियार रख देते हैं आतंकवादी लोग, या फिर कोई ऐसे जो कि इन गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। गोला बारूद रखना, राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा उन स्थानों का प्रयोग जैसे देश में घुसपैठ करने, यहाँ से भागने के लिए करना, अपतटीय समुद्री द्वीपों का प्रयोग, आपराधिक क्रियाकलापों करना, समुद्री मार्गों से तस्करी करना आदि शामिल है। ठीक है, तो समुद्री तटों पर भौतिक अवशेषों के न होने तथा तटों के समीप महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा रक्षा संबंधी अवसंरचनाओं की मौजूदगी से सीमा पार अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक है। मुंबई हमले के बाद तटीय, अपतटीय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। जब मुंबई हमला हुआ था 28/11 बोलते हैं उसे, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि तटीय समुद्री सुरक्षा, समुद्री रास्ते ही वो लोग आए थे आतंकवादी, वहाँ पर घटना घटी हुई थी। इसके बारे में कभी डिटेल से बात करेंगे। समुद्रिक चुनौतियाँ क्या हैं हमारी? समुद्रिक चुनौतियाँ क्या हैं? संगठित अपराध, ठीक है, समुद्री डकैती हो, या फिर अपन क्या है, आतंकवाद, ये हमारी क्या है कुछ चुनौतियाँ हैं। जैसे कि
संगठित अपराध में समुद्री रास्ते से हथियार, नशीले पदार्थ और मानव तस्करों संगठित अपराध के रूप में एक बड़ी सामुद्रिक सीमा चुनौती। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान मादक द्रव्यों की तस्करी अनवरत रूप से जारी है। लॉकडाउन के कारण स्थलीय सीमाओं पर होने वाला आवागमन प्रतिबंधित, परंतु मादक द्रव्यों और मानव तस्करी समुद्र मार्गों के द्वारा रही है। तो देखो यहाँ पर क्या है, लॉकडाउन की वजह से कहीं कोई लोग आ नहीं जाता राज्य, या फिर कहें कि एक जिले से दूसरे, जहाँ तक कि राज्य मतलब जिले से दूसरे जिले में भी आने को कई पाबंदियां हैं। तो ऐसे में मानव तस्करी या फिर ड्रग तस्करी की तो संभावना ही नहीं है। इसलिए क्या है, समुद्रों में ये गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, जो कि आतंकवाद संगठित अपराध को बढ़ावा देती हैं। समुद्री डकैती जैसे होता है, अरब सागर के क्षेत्र में सोमालिया लुटेरों ने भारतीय व्यापार जहाज़ों को सदैव खतरा बना रहा है। कोलोराडो में अर्थ फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री डकैती की वजह से दुनिया भर के देशों को प्रतिवर्ष 7 से 12 अरब डॉलर व्यय करना पड़ता है। इससे उन्हें दी जाने वाली फिरौती जहाज़ों का रास्ता बदलने के कारण हुआ है। खर्च लुटेरों से लड़ने के लिए कई देशों की तरफ से नौसेना की तैनाती कई संगठनों के बजट के अतिरिक्त व्यय में शामिल है। तो यहाँ पर सोमालिया लुटेरों ये बहुत खतरनाक हैं। ये व्यापारिक जहाज जाती हैं, उन्हें क्या होता है, बहुत खतरा कर देते हैं, लूट पाट लेते हैं। ठीक है। आतंकवाद क्या है, समुद्री व्यापार से आतंकवाद का दंश भी झेल चुका है। समुद्री मार्ग से आतंकवाद का दंश भी भारत झेल चुका है। 26/11 का मुंबई हमला भारतीय समुद्री सुरक्षा पर बड़े प्रश्न चिन्ह पहले से ही खड़े कर चुका है। दोस्तों ये फैक्ट है कि हमारा 26/11 का मुंबई जो हमला हुआ था, समुद्री सुरक्षा के लिए बड़े चिन्ह पहले से ही खड़े चुका है। मतलब ये हमारी चिंता की विषय है। स्वतंत्र नौवहन में बाधा। ठीक है। स्वतंत्र नौवहन मतलब चीन द्वारा भारतीय सीमा के समीप विकसित किए जा रहे बंदरगाहों ने तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण भविष्य में भारत के लिए स्वतंत्र नौवहन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चीन द्वारा भारत के चारों ओर बंदरगाह का एक इस प्रकार का विकास उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत है। ठीक है। तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो, ठीक है, और श्रीलंका में, म्यांमार में सस्ते हो, तो इस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है। क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है। हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों से संबंधित भू राजनीतिक सिद्धांत है, जो चीनी मुख्य रूप से भूमि से सूडान पोर्ट तक फैला है। जो चीनी भूमि से कहाँ तक, सूडान पोर्ट तक फैला हुआ है। बस 2017 में चीन ने जिबूती में अपनी पहली विदेशी सैन्य सुविधा की शुरू की। 2017 में चीन ने कहा जिबूती में अपनी पहली विदेशी सैन्य सुविधा शुरू की, और वह अपने महत्वाकांक्षी वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI बोलते थे हैं के हिस्से के रूप में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ्रीका के पूर्वी तट, तंजानिया, केन्या बुनियादी ढांचे में भी भारी निवेश कर रहा है। इस प्रकार उनकी गतिविधियां चीन को भारत के चारों ओर घेरने की कोशिश कर दर्शाती ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहते हैं। ठीक है। मतलब चीन की भारत के चारों ओर घेरने की कोशिश को दर्शाती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। समुद्र में अवैध गतिविधियों के क्षेत्र, तो जो क्षेत्र हैं उसके बारे में हम ध्यान से देख लेते हैं। समुद्र में अवैध गतिविधियों के लिए 2 समुद्री क्षेत्र सबसे ज़्यादा बदनाम है। पहला क्षेत्र अदन की खाड़ी में पूर्वी अफ्रीका तक, ठीक है, अदन की खाड़ी से पूर्वी अफ्रीका तक, और दूसरा क्षेत्र पश्चिमी अफ्रीका से गिनी की खाड़ी तक। तो ये वाला हमें पॉइंट आउट कर लेना चाहिए कि 2 समुद्री सबसे बड़े ज़्यादा बदनाम हैं कौन कौन से। पहला अदन की खाड़ी से पूर्वी अफ्रीका तट, ठीक है। दूसरा कौन सा है, पश्चिमी अफ्रीका से गिनी की खाड़ी तक। ये जो 2 पॉइंट हैं इनको हमें ध्यान रखना है। वर्तमान में समुद्र में होने वाली आपराधिक गतिविधियों सबसे अहम हथियारबंद लुटेरों द्वारा किसी जहाज़ों को लूटा गया है। इन दोनों ही क्षेत्रों में जहाज को अगवा कर लूटपाट किया जाता है। इसके साथ ही लोगों को बंधक बनाकर उससे फिरौती वसूली जाती है। इससे कई देशों को नुकसान पहुंचा है और इसे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा माना जाता है। ठीक है। अध्ययन से पता चला है कि समुद्री डकैती मूल रूप से अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका पर असर डालती है। जहाज़ों पर हमले की घटनाएं कैरेबियन समुद्र और लैटिन अमेरिका में कम ही होती हैं। बस 1990 के दशक में दक्षिण पूर्वी एशिया में भी समुद्री जहाज़ों पर हमले की हिंसक घटनाएं होती थीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें कहाँ पर आतंकवाद के जो निबंध हो ऐसे हो उसमें कोट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति से जुड़े प्रमुख अवयव।
अवरोध की रणनीति, संघर्ष की रणनीति, अनुकूल समुद्र माहौल के लिए रणनीति और तटीय और अपतटीय सुरक्षा की रणनीति। निगरानी व अंतर समन्वित एजेंसी, ठीक है, विधायी ढांचे की आवश्यकता, राष्ट्रीय वाणिज्य समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज, समुद्री सुरक्षा बलों के में सक्षम विकास की रणनीति, नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, सागर कवच इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसे भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और तटीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। निष्कर्ष जान लेते हैं। समुद्री सीमा की सुरक्षा, कारोबार के अहम समुद्री रास्ते, विशेष आर्थिक क्षेत्र, समुद्री संसाधनों का उचित इस्तेमाल होना जरूरी है। इसके लिए कानूनों को सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। तमाम देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान को बेहतर बनाने और समुद्री सीमाओं के प्रबंध को बेहतर करने की जरूरत है। भारत के वैश्विक उत्थान के लिए समुद्री सुरक्षा को महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत महासागरीय संसाधनों का लाभ उठाने आर्थिक विकास के लिए तभी उठ सकता है जब उसकी समुद्री सुरक्षा उच्च स्तरीय हो। भारतीय सुरक्षा रणनीति में सामुद्रिक सुरक्षा एक अपेक्षित विषय रहा है। समुद्र सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख करते हुए भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति को प्रमुख अवयव को लिखेंगे। तो इसके बारे में हम ये क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारतीय सुरक्षा रणनीति में सामुदायिक सुरक्षा एक अपेक्षित विषय रहा है। ठीक है, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर हम कहेंगे सुरक्षा रणनीति में समुद्र की सुरक्षा एक पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जबकि 26/11 के मुंबई हमले से समुद्री सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख करते हुए भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति के प्रमुख अवयवों का विश्लेषण कीजिए, जो कि हमने पूरा डिस्कशन किया है। इसके बारे में जान सकते हैं और लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।